हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे भाई प्यारे-प्यारे गुड मॉर्निंग के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो आपका थर्ड पेपर है अधिगमकर्ता का मनोविज्ञान, अधिगम एवं शिक्षण। इसके थर्ड चैप्टर अधिगम के सिद्धांत को हम लोग कवर करेंगे। अच्छा देखो, अधिगम सिद्धांत में हम लोग 4 लेक्चर को कवर कर चुके हैं, जिसमें मैं फर्स्ट लेक्चर में बताया था अधिगम सिद्धांत के बारे में। उसके बाद मैं थॉर्नडाइक को समझाया था। देखो, इसी में थॉर्नडाइक साहब हैं, तो थॉर्नडाइक साहब को समझाया था। उसके बाद स्किनर साहब को, फिर जो आपका फोर्थ लेक्चर आया था मेरे भाई, उसमें मैं ये समझाया था कि अपने आपके पाओलॉजी को। ठीक है, तो देखो 3 मनोवैज्ञानिकों को मैं कवर करा दिया हूँ। उसके बाद अधिगम के सिद्धांत को भी मैं बताया हूँ। ठीक है, देखो जो अधिगम का सिद्धांत है ना, मैं बताया था ना कि ये मुख्यतः 2 भागों में बाँटा गया है। कौन-कौन से? एक है व्यवहारवादी और दूसरा है संज्ञानात्मक। ठीक है, व्यवहारवादी में आपके थॉर्नडाइक आते हैं, स्किनर आते हैं, पावलोव आते हैं, और जो संज्ञानात्मक होता है उसमें आते हैं आपके जो है कि कोहलर साहब। तो देखो हम लोग कोहलर जी को ही पढ़ेंगे, यानी ये गेस्टाल्टवादी हैं और ये व्यवहारवादी हैं। ठीक है, अच्छा गेस्टाल्टवादी में उस दिन जो जो आपके अधिगम सिद्धांत बताया था, उसमें मैं ये बताया था गेस्टाल्टवादी एक शब्द। तो मेरे भाई थोड़ा-सा आपको जो कि रिवीजन करा दूँ, गेस्टाल्टवादी जर्मन शब्द है। ठीक है, और गेस्टाल्टवादी के जनक कौन है? गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है? तो वो है मेरे भाई बर्दिमन। दिमाग में बना के रखना, कहीं नोट पॉइंट कर लेना। गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है? तो वो है वर्दिमन। ठीक है, उन्हीं के हिस्से में एक है मेरे भाई कोहलर साहब। गेस्टाल्टवाद में ही है कोहलर साहब, जिन्होंने अपना एक सोच का सिद्धांत दिया था। आज हम लोग इसको कवर करेंगे। ठीक है, चलो पेशेंस के साथ एक एक पॉइंट को समझो, आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा। कोहलर साहब को बिल्कुल सिंपल भाषा में और बेस्ट एग्जाम्पल के साथ समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है प्यारे प्यारे दोस्त, चलो समझते हैं कोहलर के सिद्धांत को। ठीक है, देखो थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। एक होते हैं कोहल वर्ग। तो जब मैं आपको फर्स्ट पेपर पढ़ा रहा था ना, नैतिक विकास, तो उसमें मैं कोहल वर्ग को पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, और ये है मेरे भाई कोहलर, जिन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया था। और जो कोहल वर्ग है ना, वो दिए थे नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, ये दिमाग में बना के रखना। ठीक है, चलो समझते हैं जो कोहलर की सूझ का सिद्धांत। थोड़ा सा इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझो। देखो, सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक गेस्टाल्टवादियों ने किया था। ठीक है, देखो आप कहोगे सर आप तो कह रहे थे कि सूझ का सिद्धांत जो है कोहलर साहब प्रस्तुत किए थे। मेरे भाई, अगर मान लो आपके किसी आपकी मान लो आपकी ही शादी है, लेकिन जब आपके रिश्तेदार आते हैं तो क्या बात करते हैं आपके पापा का नाम लेके कि भैया उनके घर शादी है। ये नहीं ना कहते कि आप उनके बच्चे की शादी, कहते उनके घर शादी है। यानी तो थोड़ा-सा परिवार को यहाँ पे डिनोट किया जाता है कि सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादक गेस्टाल्टवादियों ने किया था। कोहलर जी ने अकेले मिल के नहीं किया था, लेकिन ये थोड़ा उसमें प्रमुख थे, इसलिए इनका नाम आता है। ठीक है, अगर आपसे ऐसे पूछे कि सूझ का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो आप कह सकते हो कोहलर। लेकिन यदि थोड़ा-सा इसको क्रिटिकल बना दें और ये पूछे कि देखो सूझ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, और ऑप्शन में हो मेरे भाई व्यवहारवादी और गेस्टाल्टवादी, तो आप क्लिक करोगे गेस्टाल्टवादी। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं यूपी टेट सी टेट के लिए बता दिया, बाकी यहाँ पे चीजें समझो। ठीक है, इतना आप समझदार हो प्यारे दोस्त। ठीक है, चलो सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्टवादियों ने किया था, इतना हम समझ चुके। फिर गेस्टाल्टवादियों में प्रमुख मनोवैज्ञानिक वुल्फ गैंग, जो मेरे भाई कोहलर ने सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, यहाँ पे डाउट क्लियर हो चुका। चलो देखो, और हाँ गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है, तो वो है वर्दिमर। इतना दिमाग में बना के रखना। ठीक है, चलो गेस्टाल्टवादियों का मानना है किसी प्राणी नवीन कौशल को प्रयत्न तथा भूल से नहीं सीखता। जब मैं गेस्टाल्टवाद के बारे में बताया था, जब इसका फर्स्ट लेक्चर लिया था, उसमें बताया था कि इनका मानना है ना, कोई प्रयत्न और भूल से नहीं सीखता, बल्कि वो सूझ से सीखता है। और थॉर्नडाइक साहब क्या कहते हैं कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है, या भी कोई व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है, वो प्रयत्न एवं भूल से सीखता है। लेकिन गेस्टाल्टवादी कोहलर साहब कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चा जो कुछ भी सीखता है, वो भैया अपने सूझ से सीखता है, अपने अंतर्दृष्टि से सीखता है। ठीक है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि सूझ के सिद्धांत का प्रयोग थॉर्नडाइक के सिद्धांत के विरोध में किया गया था। ठीक है, सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादकों का कहना है कि परिस्थितियों का अवलोकन करके समस्या के प्रति समझ या हल आता है, जो वही मेरे भाई सूझ कहलाता है। अब देखो मैं सूझ को समझाता हूँ अपने भाषा में। ठीक है, सूझ आखिर होता क्या है? कहोगे ना सूझ सूझ सर करिए हो, पहले सूझ है समझा दो, सूझ है क्या? देखो मेरे भाई, सूझ वो चीज है ना, मान लो आप किसी समस्या में फंसे हो, किसी समस्या में आप फंसे हो ना, तो आप सब विकल्प की तरफ ध्यान देते हो, सब विकल्प की तरफ, लेकिन अचानक आपके दिमाग में जो राइट विकल्प क्लिक करता है ना, वही है सूझ। यानी समस्या से निकलने के लिए जो आप सही दिशा का जो कि चयन करते हो, वही है मेरे भाई सूझ। एकाएक
जो आपके दिमाग में एकाएक जो कि विवेक बुद्धि आए, वही है मेरे भाई सूझ। ठीक है, ये कहते हैं हमारे प्यारे कोहलर साहब। ठीक है, चलो इतना समझे ना कि सूझ क्या होता है। चलो अब ये समझो, देखो सन 1925 में सब, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे कहीं नोट कर लेना। सन 1925 में सबसे पहले कोहलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, और देखो सन 1913 और सन 1917 के बीच केनरी द्वीप, देखो इतना बेसिक से कोई नहीं बताता, सब बस इतना कहेंगे कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, और ये बता देंगे हाँ उन्होंने चिंपैंजी पे यानी सुल्तान पे प्रयोग किया था। पर इतना डीप में कोई नहीं जाता, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो सन 1913 से सन 1917 के बीच केनरी द्वीप में कोहलर ने वन मानुषों के ऊपर बहुत से प्रयोग किए। देखो टोटल 6 वन मानुष थे, लेकिन उसमें जो उनका प्रमुख जो कि था वन मानुष, उसका नाम था सुल्तान। ठीक है, इन प्रयोगों के आधार पर कोहलर ने सूझ के सिद्धांत का मेरे भाई प्रतिपादन किया। ठीक है, देखो केनरी द्वीप पे जो कि वन मानुष थे, उन पर इन्होंने प्रयोग किया। कब से कब? तो 1913 से लेके 1900 मेरे भाई 17 तक। ठीक है, इतना अपने दिमाग में बना के रखना प्यारे दोस्त। ठीक है, चलो इतना समझ में आया ना कि मैं क्या समझाया, कोहलर ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो मेरे भाई सूझ का सिद्धांत। सूझ का सिद्धांत क्या कहता है? सूझ ये कहता है कि भैया एकाएक जो आपके दिमाग में एकाएक किसी समस्या को हल करने के लिए सूझ उत्पन्न होता है, वही होता है मेरे भाई सूझ का सिद्धांत, वही होता है आपकी सूझ। ठीक है, चलो इतना समझे ना। अब हम लोग समझते हैं कोहलर के प्रयोग, ये इंपॉर्टेंट है। देखो कोहलर के जो प्रयोग पहले समझो, अभी मैं इसको समझाऊंगा अपने भाषा में। देखो कोहलर ने अपने प्रयोगों में बहुत से वनमानुषों को प्रयोज्य बनाया। देखो प्रयोज्य कह रहा था ना, देखो प्रयोज्य बनाया। देखो यहाँ मैं थोड़ा सा आपका रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आपकी चीजें और भी क्लियर हो। देखो अभी आप कहते हो ना सर आप पेन बहुत चलाते हो, अभी पेन चलाऊंगा, अभी आपको लिखना नहीं है, पहले समझो। देखो सबसे पहले आप समझो थर्नडाइक साहब को। थर्नडाइक का प्रयोज्य क्या था मेरे भाई? तो थी बिल्ली और क्या, बिल्ली और मछली। दिमाग में बना लिए ना। उसके बाद स्किनर साहब का प्रयोज्य क्या था? तो कहोगे सर आप तो बताए थे कि चूहा था और कि वो थी कबूतर थी। हाँ भाई जी बिल्कुल सही। उसके बाद पावलो का प्रयोग था, तो मेरे भाई क्या था? कुत्ता था। तो इन चीजों को आप दिमाग में बना के रखना। उसी प्रकार जो भैया कोहलर साहब ने किस पे प्रयोग किया, तो वो थे बनमानुस। इनके प्रयोज्य बनमानुस थे। ठीक है, परंतु सुल्तान नामक बनमानुस सबसे अधिक बुद्धिमान था। इन्होंने जो टोटल 6 बनमानुसों पे अपना प्रयोग प्रारंभ किया, लेकिन उसमें उनमें से जो एक था मेरे भाई सुल्तान, वो थोड़ा सा समझदार बंदर था। ठीक है, उसने प्रयोगों में उपस्थित की गई सभी समस्याओं का समाधान कर लिया। ठीक है, यानी जो सुल्तान था ना, वो भैया कोहलर जी को सबसे ज्यादा तथ्य संकलित करने का मौका दिया। ठीक है, देखो सुल्तान पे इन्होंने 3 प्रयोग किए, मुख्यतः 3 प्रयोग किए। ठीक है, अब इन तीनों प्रयोगों को आप लोग पढ़ लेना, मैं इनको जा रहा हूँ समझाने बेसिक से। देखो चलो अब समझाता हूँ प्रयोग फर्स्ट को, जो थोड़ा इसका लेवल कम था, इसको मैं अपने भाषा में समझाता हूँ। बाकी चीज़ों को आप लोग अच्छे से और समझना। ठीक है, देखो सबसे पहले एक पिंजड़ा था। ठीक है, उसमें एक भैया ये जो कि सुल्तान को रख दिए और यहाँ पे केले को लटका दिए। ठीक है, ये उछल के भी केले को नहीं प्राप्त कर सकता था। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे डाल दिए एक लकड़ी का बॉक्स। तो मेरे भाई ये उछल उछल के पा नहीं रहा था। ठीक है, उसके बाद अचानक इसको भैया सूझ उत्पन्न हुई, अचानक इसकी विवेक, इसकी बुद्धि उत्पन्न हुई, और ये बॉक्स के ऊपर चढ़ा और केले को प्राप्त कर लिया। तो देखो क्या हुआ, ये अचानक ही तो हो रहा है। ठीक है, तो अचानक जो है भैया केले को प्राप्त कर लिया, ये था इनका पहला प्रयोग। ठीक है, चलो इतना समझ में आया ना पहला प्रयोग क्या था। अब देखो सेकंड प्रयोग क्या है, इसे समझो। देखो सेकंड प्रयोग में भी देखो सबसे पहले एक बॉक्स था। ठीक है, और यहाँ पे आपका प्यारा सुल्तान था, और यहाँ पे जो मेरे भाई थोड़ा सा क्या था कि यहाँ पे केले लटका दिए। ठीक है, अब इसे पढ़ो। एक अन्य प्रयोग में कोहलर ने इस समस्या को और जटिल बना दिया। ठीक है, केले को इतनी ऊंचाई पर लटकाया कि बॉक्स के ऊपर चढ़कर कूदने से केले तक नहीं पहुंच सकता था। यानी जो पहलवा वाला बॉक्स था, उसमें मेरे भाई चढ़ने के बाद भी नहीं पाता था। और फिर जो कि उसके पिंजड़े में मेरे भाई दो दो जो कि जो 2 बॉक्स और डाल दिए। ठीक है, फिर अचानक उसके भैया एक बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स रखा और फिर केले को प्राप्त कर लिया। यानी सूझ का स्तर बढ़ता जा रहा है, यानी कि उसके जो ज्ञान, उसके अधिगम का स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, यही होता है अधिगम का स्थानांतरण। पहले के अधिगम से प्राप्त अनुभव को नए अधिगम में जोड़ देना ही है मेरे भाई स्थानांतरण, अधिगम का स्थानांतरण। इसको दिमाग में बना के रखना। ठीक है, देखो जैसे जैसे उसका जो कि लेवल टफ करते जा रहे हैं, और वो अपनी सूझ के द्वारा, अपने एकाएक बुद्धि विवेक के द्वारा समस्या को हल कर ले रहा है, यही है मेरे भाई सूझ का सिद्धांत।
ठीक है, देखो थर्ड प्रयोग में क्या करते हैं, इसकी जटिलता को और बढ़ा देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे बॉक्स रखते हैं और अब की बार केला को ऊपर नहीं बल्कि यहाँ दूर रख देते हैं, और यहाँ पे सुल्तान को, भैया मान लो यहाँ सुल्तान है और यहाँ पे दो छोटी छोटी डंडी रख देते हैं। ठीक है, अब सुल्तान यहाँ पे आया और देखो कुछ समय बाद हाथ अपना बाहर करके केले को प्राप्त करना चाहा पर केला नहीं मिला, और फिर एक डंडी को उठाया और केले को खींचना प्रारंभ किया, पर डंडी यहीं तक आई। फिर दोबारा एक डंडी को उठाया और फिर यहीं तक आया। तो उसके बाद अचानक कुछ समय बाद वो दोनों डंडी को एक में जोड़कर केला खींच लिया। तो क्या हुआ, ये सूझ के, ये जो कि अपने विवेक, अपने बुद्धि, अपने संज्ञान से तर्क करके ये चीजों को सीख रहे हैं। यही ये कहते हैं मेरे भाई कोहलर साहब कि बालक जो कुछ भी सीखता है वो तर्क, वो अपने संज्ञान, अपने सूझ से सीखता है। बल्कि थर्नडाई कहते हैं नहीं नहीं, बालक जो कुछ भी सीखता है वो प्रयत्न एवं भूल से सीखता है। ठीक है, इतना अपने दिमाग में बना के रखना। ठीक है, चलो तीनों प्रयोगों को मैं समझाने का प्रयास किया हूँ, एक बार लेक्चर को और देखना, इसको आपके जो सब प्रयोग समझ में आएंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो अब थोड़ा सा हम लोग इस नोट पॉइंट को समझते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। जितना ऊपर समझाया ना, सब चीज का समझो ये मेरे भाई, कि संक्षेप में इसका उत्तर मिल जाएगा यहीं से। देखो कोहलर के प्रयोगों से स्पष्ट होता है कि समस्या के समाधान में अंतर्दृष्टि या सूझ की आवश्यकता होती है। ठीक है, समस्या के समाधान में किसकी आवश्यकता होती है, तो सूझ की। ठीक है, उच्च बुद्धि स्तर के जीव प्रयास व भूल की अपेक्षा सूझ के प्रयोग से समस्या का समाधान करते हैं, ये कहते हैं हमारे प्यारे कोहलर साहब। ठीक है, चलो सूझ में ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई, इसको नोट बना के लिखना प्लीज। सूझ में अकस्मात ही समस्या का समाधान प्राणी को मिल जाता है एकाएक। ठीक है, देखो समस्या समाधान से संबंधित व्यवहार के सभी तत्व एकाएक नए तथा सफल प्रतिमानों में गठित हो जाते हैं। कोहलर के प्रयोगों से स्पष्ट है कि किसी नवीन समस्या के समाधान से संबंधित सभी साधनों के एक साथ उपलब्ध होने से सूझ उत्पन्न होती है। अब कहोगे सर ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आई, कि कोहलर के प्रयोगों से स्पष्ट है कि किसी नवीन समस्या के समाधान से संबंधित सभी साधनों के एक साथ होने के लिए भैया तभी सूझ उत्पन्न होती जब सभी साधन एक साथ होंगे। अब ये बताओ, ध्यान से सुनना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। थर्ड, आपको जो थर्ड में प्रयोग समझाया था कि केले को यहाँ रख दिया था, ये बताओ यहाँ तो बनमानुस है, यहाँ पे मैं डंडी रखा ही नहीं, तो ये बताओ अपने कितना भी सूझ इसका विकसित हो जाए, ये केले को प्राप्त कर पाएगा नहीं ना। तो सभी संसाधनों का होना आवश्यक है सूझ के लिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, सभी संसाधनों का होना आवश्यक है। ठीक है, अब आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन कर रहा है और फ्री में बुक भी उपलब्ध नहीं है, तो बताओ क्या आपको ज़रूरी है, पैसा, तभी तो आप पढ़ पाओगे, ये दुनिया की सच्चाई है। ये बताओ, आपका बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन कर रहा है और आप बीएड करना चाह रहे हो, ये बताओ अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज भी आपको नहीं मिला, तो क्या बताओ प्राइवेट कॉलेज आपको फ्री में एडमिशन देगा? यदि आपके पास आरक्षण भी नहीं है, तो आपको पास देखो मेरे भाई, सूझ तभी उत्पन्न होगा जब संसाधन, कहते हैं ना भोजपुरी में कि जब पेट भरा रहता तभी ज्ञान आता है। तो ये बात मेरे भाई सही है, सूझ तभी उत्पन्न होगा जब सभी संसाधन होते हैं, ये कहते हैं आपके प्यारे और हमारे प्यारे कोहलर साहब। ठीक है, इतना समझ में आया ना, चलो आगे समझते हैं। देखो सूझ द्वारा सीखने में कारक, ठीक है, सूझ द्वारा सीखने में कारक कौन कौन से हैं वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे समझो। देखो सूझ द्वारा सीखना कुछ कारकों को ऊपर आधारित है, यानी सूझ द्वारा आप कैसे सीख सकते हो, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा, वो इंपॉर्टेंट है। देखो उसके पहले दो पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस ये कर रहा हूँ कि यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो भैया अब तक तो जुड़ ही गए होगे, कहने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट करो अपने, चाहे अपना प्यारा भाई समझ के, अपना प्यारा गुरु समझ के, चाहे मित्र समझ के। ठीक है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। द परफेक्ट स्टडी, हम सब एक फैमिली हैं। ठीक है, वी आर फैमिली। चलो समझते हैं थोड़ा सा कुछ सूझ द्वारा सीखने में इंपॉर्टेंट कारक। सबसे पहला कारक है मेरे भाई अनुभव, एक्सपीरियंस। ठीक है, देखो अनुभवों का स्थानांतरण एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में होता रहता है। ये बताओ, कहोगे सर ये क्या बात बोल दी है, समझ नहीं आया। सुनो ना, देखो मेरे भाई पहले बॉक्स में क्या था, एक बॉक्स था, पहले पिंजड़े में एक बॉक्स था। ठीक है, और बंदर यहाँ पे भैया इस पे चढ़ के पा गया, और फिर दोबारा वो एक बॉक्स के ऊपर दोबारा बॉक्स रखा, यानी कि पहले के अनुभवों का स्थानांतरण किया, तभी तो भैया एक के ऊपर एक रखा, यानी अनुभव भी सूझ के सिद्धांत में महत्वपूर्ण रोल निभाता है।
ठीक है मेरे भाई, इतना आपको दिमाग में आया ना। अभी मैं इसको एक एग्जांपल ऐसा दूंगा सूझ का ना, आप पक्का मुस्कुराओगे। बस आप पेशेंस बनाओ रखो, मैं लास्ट में उस एग्जांपल को दूंगा, ठीक है। चलो देखो, उसके बाद बुद्धि। थोड़ा सा जो इनके आलोचक थे ना कोहलर साहब को, वो ये बुद्धि को लेके ये थोड़ा सा कहते हैं कि आप वही बच्चा सीख सकता है जिसके पास बुद्धि हो। ठीक है? कि सूझ के सिद्धांत उसी पर लागू होते हैं जिसके पास बुद्धि हो। देखो ये बताओ थोड़ा-सा इसको समझो। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मेरी आँख बिल्कुल लाल है। अब ये मत कहना कि सर जी लाल है कि यानी आप कुछ मदिरा पान किए हो, नहीं। मेरी आँख लाल है और मैं गुस्से से लाल हूँ, ठीक है? मेरी आँख गुस्से से लाल है, ठीक है? और मेरे हाथ में एक मोटा-सा डंडा है और यहाँ पे एक बालक ये है और एक बालक ये है। ये बताओ, ये जो बालक है मेरे भाई ना, ये मुझे देखते ही भैया फरार हो गया। तो यानी इसके अंदर सूझ का विकास हुआ है। ये इसको पता है कि जाऊंगा तो यहाँ पे जो है कि सर मुझे पीट देंगे, या फिर ये जो कि मुझे पिटाई हो जाएगी मेरी। लेकिन ये नहीं भाग रहा, इसके अंदर मेरे भाई सूझ का विकास नहीं हुआ है। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हो कि देखो, ये कहते हैं बुद्धि में कि कारक में ये बताते हैं कि अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा समस्या समाधान सीखने वाले बुद्धि के स्तर पर निर्भर करता है। ठीक है, सूझ वही देखो, हर बालक में सूझ उत्पन्न नहीं होता है, सूझ का स्तर भिन्न-भिन्न होता है। अब देखो, डंडा देख के ये तो भाग गया, पर ये नहीं भागेगा। ठीक है? चलो, बुद्धिमान प्राणी अंतर्दृष्टि अधिक पाई जाती है, यानी कि इसमें जो है मेरे भाई जो जो भाग जाता है, इसमें सूझ अधिक पाया जाता है, ठीक है? अभी मैं सूझ समझाऊँगा, एकदम आसान भाषा में सूझ आखिर होता क्या है? अगर इतना देखो समझाया हूँ फिर भी सूझ समझ में नहीं आया, तो अभी एक ऐसा एग्ज़ाम्पल दूँगा ना, वो आप अच्छे से समझ जाओगे। उसके बाद अधिगम परिस्थितियाँ भी भैया सूझ के सिद्धांत को प्रभावित करती हैं, ठीक है? उसको उत्पन्न करने का एक महत्वपूर्ण कारक हैं, ठीक है? देखो, अधिगम की परिस्थितियाँ पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में कितनी सूझ के साथ प्रतिक्रिया करता है। कुछ परिस्थितियाँ सूझ उत्पन्न करने में सहायक होती हैं, जबकि कुछ परिस्थितियाँ सूझ उत्पन्न करने में सहायक नहीं होती। ठीक है? सामान्य रूप से सूझ तभी पैदा होता है जब अधिगम परिस्थितियाँ सभी आवश्यक पक्ष में जो कि मेरे भाई सामने हों, प्रत्यक्षात्मक हों। ठीक है? इस प्रकार आप लोग समझ सकते हो। देखो, इसको ऐसे समझो। अब मैं यहाँ पे देखो, गांधी जी का एक फ़ोटो है। आपको पता नहीं है गांधी जी का ये फ़ोटो है, ठीक है? और ये गांधी जी का फ़ोटो है। इनकी मैं देखो यहाँ से इनका सिर हटा दिया और यहाँ पे कुर्ता-पैजामा के यहाँ जो भी पहनते थे धोती-वोती, तो उनको हटा के इनको पूरा पैंट शर्ट पहना दिया। तो आप इसको सीख पाओगे, आप पहचान पाओगे अपनी, चाहे शूज़ लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो, नहीं पहचानोगे ना। चश्मा हटा दिया, इनके दबंग वाला चश्मा लगा दिया, तो नहीं ना पहचान पाओगे कि ये गांधी जी हैं। तो अधिगम परिस्थितियाँ भी डिपेंड करती हैं कि भैया सूझ तभी उत्पन्न होगा, ठीक है? कि अधिगम परिस्थितियाँ भी उसको प्रभावित करती हैं। उसके बाद प्रारंभिक प्रयास। देखो, प्रारंभिक प्रयास में ना ये थोड़ा-सा पक्ष में चले जाते हैं थांडाई के विरोध में। ये सिद्धांत का प्रतिपादन विरोध में किए थे थांडाई के, लेकिन जब अधिगम का प्रारंभिक प्रयास बताए ना, तो लोग इनके आलोचक कहे आप फिर तो भैया थांडाई की तरफ चले गए। तो थांडाई को ऐसे नहीं शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है? देखो, बाद-बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो मेरे भाई वो कहा जाता है आपके प्यारे थांडाई साहब को, जो भैया थे बिल्ली के फादर। ठीक है? चलो, आप समझ सकते हो ना उन्होंने किस पे प्रयोग किया था? बिल्ली पर। तो थांडाई कौन है? तो वो भैया हैं शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। ठीक है? चलो देखो, अधिकांश मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि अंतर्दृष्टि उत्पन्न होने के लिए प्रयत्न तथा भूल के रूप में प्रारंभिक प्रयास आवश्यक है। जो बात कहते हैं आपके जो है कि थांडाई साहब। ठीक है? प्रयत्न तथा भूल करने की प्रक्रिया में ही जो है कि एकाएक सूझ अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है। ठीक है मेरे भाई? देखो, क्या होता है जब आप मान लो साइकिल चला रहे हो, बार बार गिर रहे हो, अचानक आपको साइकिल चलाने आता है ना, धीरे धीरे आता है ना, एक सूझ आप विकसित कर लेते हो ना, थोड़ा-सा लड़खड़ाते हो तो ब्रेक मारते हो ना, तो सूझ ही तो है। इस प्रकार से प्रारंभिक प्रयास भी इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है? चलो, उसके बाद है अभ्यास व सामान्यीकरण। ये देखो, ये है ना मेरे भाई कि पहले जो आप कुछ भी सीखे हो, ठीक है? मान लो आप किसी समस्या को मान लो कोई समस्या है ये, इसको आप ए विधि से सॉल्व कर रहे हो, ठीक है? और फिर आपके सामने कोई नई परिस्थिति आ गई, तो आप उसे, अगर परिस्थितियाँ सेम हैं मेरे भाई, ठीक है? कोई नई नई समस्या आ गई और समस्या सेम है, तो आप उसे एक विधि से मेरे भाई फिर सॉल्व कर लोगे। ये है आपका प्यारा जो है मेरे भाई अभ्यास व सामान्यीकरण। ठीक है? अभ्यास के तरीके से थोड़ा-सा इसे समझो, इम्पोर्टेंट आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो, एक परिस्थिति में समस्या का समाधान प्राप्त करने का दूसरा तरीका
स्थिति में उसी प्रकार समस्या का समाधान में सहायक होता है। यह है आपका अभ्यास या फिर सामान्यीकरण। ठीक है, देखो सूझ के सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ तो मैं आपको बताया हूँ कि शैक्षिक निहितार्थ कोई भी हो, आप उसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट दो चार ठो लिख देना। ठीक है, देखो थोड़ा सा आप इसे एक बार मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। देखो पहला तो ये थंडाई के विरोध में जो अपना की प्रतिपादन किए थे अपना जो कि सूझ का सिद्धांत कोहलर साहब, तो इसके देखो कुछ शैक्षिक निहितार्थ भी हो सकते हैं। कौन कौन से? यह सिद्धांत अध्यापकों का मार्गदर्शन करता है। ये हर चाहे कोई शैक्षिक निहितार्थ पूछे, ये लिखना ही लिखना। ठीक है, कि अध्यापकों का मार्गदर्शन करता है। ठीक है, और उसमें पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के अनुरूप कक्षा का वातावरण ऐसा तैयार किया जाए कि विषय वस्तु की प्रकृति के अनुसार अंतर्दृष्टि उत्पन्न हो सके, सूझ उत्पन्न हो सके। इस प्रकार से दो तीन पॉइंट आप लोग ऐसे लिख देना। ठीक है, देखो इसके बाद इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम चरणबद्ध रूप से विकसित हो, अतः अध्यापक को विषय वस्तु चरणबद्ध तरीके से पढ़ाना चाहिए। ये तो हर चीज के लिए लागू होता है। देखो इसकी कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ लिमिट्स होती हैं, वो समझो यही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। देखो सूझ के सिद्धांत की कुछ सीमाएं होती कौन कौन सी? सूझ के सिद्धांत द्वारा प्रत्येक प्रकार का अधिगम संभव नहीं है। यानी कि मेरे भाई जो उच्च स्तरीय के बुद्धि के बालक हैं वही सूझ द्वारा सीख सकते हैं, ये इनके आलोचक कहते हैं, इनकी आलोचना करने वाले कहते हैं। और रही बात आलोचकों की, तो दुनिया में आप अगर सही काम करो तब भी आपके आलोचक हैं, आप बुरे काम करो तब भी आलोचक हैं। इसीलिए न कहते हैं आप कुछ भी करो दुनिया तो कहेगी, इसलिए अपना काम करते रहो मेरे भाई। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट समझो कि बालक का पढ़ना लिखना बोलना अचानक नहीं होता। इनके आलोचक कहते हैं कि भैया ये आप गलत बात बोल दिए, कि बालक का पढ़ना लिखना बोलना अचानक नहीं होता, बल्कि यह बड़ी चिंतन प्रक्रिया है। कहोगे सर चिंतन क्या है? तो इस पे एक सेपरेट चैप्टर है, मैं इसको जल्दी कवर कराऊंगा इसी जो आपके थर्ड पेपर में। ठीक है, चिंतन चिंतन वो होता है ना जो समस्या समाधान से पहले हम अपनी मानसिक क्रिया करते हैं ना, वही है चिंतन। समझो आपके चैप्टर का सार बता दिया। ठीक है, अतः इस सिद्धांत द्वारा छोटे बालक द्वारा सीखना संभव नहीं है। इस सिद्धांत के द्वारा छोटके जो छोटका-छोटका बालकवा है ना, उनके द्वारा सीखना संभव नहीं है। वो कौन-सा सूझ का प्रयोग करेंगे? वो तो भैया प्रयत्न और भूल का प्रयोग से ही तो सीखते हैं। इसीलिए थर्नडाई को भैया जनक कहा जाता है मनोविज्ञान का, शिक्षा मनोविज्ञान का। ठीक है, इतना चीज़ समझे कोहलर के बारे में। कोहलर ने देखो थोड़ा-सा इसको रिवीजन कराता हूँ आपका फटाफट। कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था? तो मेरे भाई चिंपैंजी पे। चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान। कोहलर कौन से मनोवैज्ञानिक थे भैया? गेस्टाल्टवादी। गेस्टाल्टवादी के जनक कौन थे मेरे भाई? तो वो थे वर्दिमर। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट कहीं नोट कर लेना। ठीक है, चलो कोहलर ने किस द्वीप पर परमाणु का प्रयोग किया? तो मेरे भाई वो था केनरी द्वीप। ठीक है, चलो कोहलर ने उसके बाद मेरे भाई आपको पता है कि सुल्तान उसका नाम रखे थे। ठीक है, इतना चीज समझ गए। और उसके बाद कोहलर की जो है कि मेरे भाई किसके विरोध में अपना सूझ का सिद्धांत प्रतिपादित किए थे? तो वो थे आपके प्यारे प्यारे थॉर्नडाइक साहब, बिल्ली वाले मैन। चलो अब थोड़ा सा ये समझ लो आखिर सूझ आखिर होता क्या है, पूरा बेसिक बिल्कुल भी सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, जिन बच्चों को इतना समझाने के बाद भी समझ में नहीं आया कि आखिर सूझ का सिद्धांत कहना क्या चाह रहा है, अब समझ लो। ठीक है, बाकी जो बच्चे समझ गए भैया आप तो बहुत अच्छे हो, पर जो नहीं समझ पाए उनके लिए देखो एक और नया प्रयास मैं कर रहा हूँ, इससे आप समझ जाओगे। देखो सूझ आखिर होता क्या है। मान लो मैं आपको कह दिया मेरे भाई 9 का 5 में गुणा करो, ध्यान से सुनना प्यारे प्यारे दोस्त, इसके बाद नहीं समझाने वाला कोई इतना बेसिक से। 9 का 5 में गुणा करो। ठीक है, कोई बालक है, आप उससे कहे कि भैया 9 का 5 में गुणा करो, और बालक को सिर्फ और सिर्फ 6 तक गुणा आ रहा है। ध्यान से सुनना प्यारे दोस्त, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सूझ के सिद्धांत का। उसको सिर्फ और सिर्फ 6 का गुणा आ रहा है, 6 तक गुणा आ रहा है, और वो इसका मल्टीप्लाई करेगा कि नहीं, आप थोड़ा सा गेस करो। कहोगे अरे सर जी जब 6 तक उसको आ रहा तो कैसे करेगा, आप भी कुछ दे देते हो। देखो मेरे भाई, तो कोहलर साहब क्या कहते हैं वो कर लेगा। प्रयास करते 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 उसको एकाएक समझ में आएगा कि अरे मेरे भाई अगर वो 5 का 9 में गुणा करेगा तब भी तो सेम रिजल्ट आएगा। जब 9 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई? तो ये आ जाएगा 45। लेकिन जब इसका भी करोगे वो उतना भी तो आएगा 45 ही। तो मेरे भाई ये है सूझ। एकाएक जो है कि भैया उसको समझ में आ गया, समस्या समाधान करना एकाएक, यही है सूझ। ठीक है, देखो उसको 6 तक पढ़ा आ रहा था ना, तो मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो प्रयास करता रहा करता रहा, सोचता रहा। उसके बाद अचानक उसके दिमाग में आया भैया कि मैं सबसे पहले 5 का ही 9 में कर देता हूँ। तो ये होता है हमारा सूझ। अब उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है मेरे भाई, चलो इस प्रकार से मैंने कोहलर साहब को पूरा बेसिक से कवर कराने का प्रयास किया हूँ। अच्छा, इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ले लो। इसी जो कि लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओ, वहाँ से डायरेक्ट लिंक यूज करके
आप लोग पीडीएफ इसका ले लो रिवीजन करने के लिए, ठीक है मेरे भाई? बिल्कुल सिलेक्टेड पीडीएफ मैं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है? चलो, आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन है अपने एग्जाम से रिलेटेड या फिर कोई अन्य पॉइंट डिस्कस करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके, या फिर फॉलो नहीं भी करते हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप मुझसे कुछ भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई? चलो, और हाँ, यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो कहने की ज़रूरत नहीं, आप समझदार हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं चीज़ें बेस्ट से बेस्ट आपको आपके पास पहुँचती रहें, ठीक है मेरे भाई? चलो, अभी इसको जो, हाँ, और हाँ, नोटिफ़िकेशन तो ज़रूर ऑन करना। कहते हो ना सर नोटिफ़िकेशन नहीं आता, तो मेरे भाई ये है ना, इसको ऑन कर लो, ठीक है? चलो, आप सबको नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, ठीक है मेरे भाई? कहोगे सर अभी 2022 आया भी नहीं, मेरे भाई कल आ जाएगा, ठीक है? परेशान नहीं होना। चलो, अपना ख़्याल रखो, और हाँ, पढ़ाई करते रहो, और हाँ, मुस्कुराते भी रहो, ठीक है? चलो।